होगी आउट ऑफ कंट्रोल। ये शो तो स्क्रिप्टेड है, ये सब ड्रामा है, ये टाइम वेस्ट है और फिर अगले ही दिन आप इसे दोबारा देखते हैं। हर सेकंड नजर रखता है। जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, जहां निगरानी ही मनोरंजन बन जाती है। तो हम स्वीकार तो नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई है एकदम कि हमारे भीतर कोई वॉयरिज्म बसा हुआ है जो हमें इन बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज की तरफ पुश करता है। रियलिटी शो का पूरा मनोविज्ञान ही ये कहता है कि दर्शक स्वयं इस खेल के हिस्से बन जाएं, वे खुद को खिलाड़ी समझने लगें, वे खुद इसके गुलाम हो जाएं। मुझे इस गुलामी से चिंता है। एक शो में जब रणवीर इलाहाबादिया वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तब लोग चौंके थे कि ये शायद बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। हेलो इंडिया वालों, ये है बिग बॉस, इंडिया के सारे रियलिटी शोज का बाप। मेरा घर एक नए आलीशान और शानदार अवतार में तैयार है और आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो लोग घर में बंद हैं, एक घर में कैद, और आप उन्हें देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्यों एडिक्टेड हैं आप उन्हें लगातार देखने के लिए? हर सीजन आप वही बातें दोहराते हैं। के उकसाने पर होगी आउट ऑफ कंट्रोल। ये शो तो स्क्रिप्टेड है, ये सब ड्रामा है, ये टाइम वेस्ट है और फिर अगले ही दिन आप इसे दोबारा देखते हैं। क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 1949 की तरफ वापस लौटिए, जब एक डिस्टोपियन नॉवल 1984 आया था। इस उपन्यास में, जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा, उसमें लगातार पूरे उपन्यास में एक डरावनी चेतावनी रहती थी। वहां लिखा होता था, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जॉर्ज ऑरवेल 1984 लिखते हैं तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां एक शक्तिशाली सिस्टम, एक पावरफुल सिस्टम है जो नागरिकों पर हर सेकंड नजर रखता है, जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, जहां निगरानी ही मनोरंजन बन जाती है और आज्ञाकारिता उसकी कीमत बन जाती है। जॉर्ज ऑरवेल दिखाते हैं कि जो टोटलिटेरियनिज्म होता है, जो सर्वसत्तावाद होता है, वह मानव स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है और सरकार कैसे इंसानों के केवल कर्म ही नहीं बल्कि विचार, भावनाएं, स्मृति, सत्य, सब कुछ को कंट्रोल करना चाहती है। और इसी चीज को द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये जो निगरानी की इच्छा है, यह कभी कभी एक दूसरे रूप में सामने आती है, मनोरंजन के रूप में सामने आती है। कुल मिलाकर जॉर्ज ऑरवेल किसी और राजनीतिक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप बिग बॉस को उस नजरिए से देखें और बताएं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी इच्छाएं भी अब दरअसल दूसरों की प्राइवेसी का उल्लंघन कर कर, उन्हें लगातार देखकर कोई आनंद पाने लगी। क्योंकि सत्ता के लिए एक पैंतरेबाजी हो सकती है, सत्ता के लिए ये एक तरह का एक सिस्टम हो सकता है जिस सिस्टम में वो आपको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिस बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, मुझे यह कथन अहम लगता है। आप डिनर करते हुए जिस शो को देख रहे होते हैं उसे कहते हैं बिग बॉस, लेकिन असली ट्विस्ट है, ऑरवेल ने निगरानी, सर्विलेंस के लिए चेताया था, आप उसे सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। आपको आनंद आना शुरू होता है जब आप लोगों के बीच में झगड़े को देखते हैं, आप ट्यून इन करते हैं और इन अनजान लोगों को जज करना शुरू करते हैं और आप ब्रेकडाउन्स को ऐसे देखते हैं, किसी के अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है और आप ऐसे देखते हैं मानो कोई मनोरंजन है, कोई खेल है। Why does a show that millions click to watch still leave you cold and quietly guilty when the lights go off? क्योंकि स्क्रीन पर जो कुछ चल रहा है वह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो एक आईना है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि हमारी अराजकता की, टकराव की, इसकी तरफ झांकने की जो सामूहिक भूख है, ये जो हमारे अंदर लगातार एक पीपिंग टॉम बनने की जो चाह है, उसको दिखाता है। हम स्वीकार तो नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई है एकदम कि हमारे भीतर कोई वॉयरिज्म बसा हुआ है जो हमें इन बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज की तरफ पुश करता है। नमस्कार, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन पर दिन, एपिसोड दर एपिसोड ड्रामा बढ़ता जाता है। झगड़े दिखाई देते हैं, आंसू दिखाई देते हैं, धोखा दिखाई देता है, रोमांस दिखाई देता है, रिडेम्पशन दिखाई देता है, बड़े बड़े दाव खेले जाते हैं, भावनाएं असली लगती है। शो का दावा होता है कि रियल लोग, रियल रिएक्शन, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या जिसे हम रियलिटी टीवी कहते हैं, कहीं वास्तव में उससे कहीं ज्यादा गहरा, उससे कहीं ज्यादा अंधेरा भरी हुई चीज तो नहीं है? आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग बॉस कैसे आसमान छूती टीआरपी लाता है। मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है। वो लोग क्या दिखा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है,
आप क्यों देख रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। ये टीआरपी इतनी ज्यादा है, अभी हम डाटा बताएंगे और आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये दरअसल सोशल डायनामिक्स का की एक ऐसी सच्चाई को सामने ला रहा है जिसको हमें बहुत खेद के साथ समझना और देखना चाहिए। बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट वॉचिंग chaos, it is about being shaped by it. So first of all, let us understand why Big Boss still dominates the screen. अगर आप इस रीच को समझने की कोशिश करें तो जो बिग बॉस सीजन 18 था, उसने अपने पूरे रन के दौरान टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलाकर रिपोर्टेडली लगभग 112 बिलियन मिनट, 112 बिलियन मिनट्स की व्यूइंग, 5.6 बिलियन सोशल मीडिया व्यूज के साथ 2.205 मिलियन दर्शक। इकोनॉमिक टाइम्स ने जब यह डाटा सामने रखा तो लोगों को हैरानी हुई। जरा सोच के देखिए, 2025 में भी सिर्फ पिछले महीने की रिपोर्ट बताती है कि बिग बॉस 19 ने ओटीटी पर नॉन फिक्शन कैटेगरी में सबसे ज्यादा दर्शक जुटाए, 7.5 मिलियन एवरी वीक। अगेन इंडिया टुडे, भारत की भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, हर जगह बिग बॉस के वर्जन लगातार टीवीआर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। यानी इसके जो रीजनल वर्जन्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट बताती है। कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक नीश इंडल्जेंस नहीं है, ये एक कल्चरल टाइडल वेव है, एक तरह का सांस्कृतिक तौर पर कोई ज्वार उपजा है जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसकी जो रीच है वो पूरे देश भर में है, कटिंग अक्रॉस रीजन है, लैंग्वेज है, क्लास है। इसके पीछे का बिजनेस बहुत बड़ा है, एडवर्टाइजर्स हैं, सोशल मीडिया है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी यही है, आप इसे क्यों देखते हैं? क्यों आपको यह दूसरों की जिंदगी में झांकना इतना अहम दिखाई देता है? ये वॉयरिज्म आपको कैसे ग्रिप में लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी से भागने के लिए ऐसा करते हैं, एस्केपिज्म है? लेकिन व्हाई डू वी इन्वेस्ट आवरसेल्फ इमोशनली इनटू इट? इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस वॉयरिज्म में, दूसरों की जिंदगी में हम इतना इमोशनली इन्वेस्ट होने को क्यों तैयार हो जाते हैं? That brings us to the main thing. What is the psychology of watching Big Boss? What is the psychology of watching these reality shows? Why chaos sells? दर्शकों की कल्पना कीजिए ना, गुट बनते हैं, धोखे होते हैं, दोस्तियां बनती हैं, आप किसी एक को सपोर्ट करने लगते हैं, मीम शेयर करते हैं, बहस करते हैं और इस तरह से इस गेम लॉजिक में एक पार्टिसिपेंट हो जाते हैं। रियलिटी शो का पूरा मनोविज्ञान ही ये कहता है कि दर्शक स्वयं इस खेल के हिस्से बन जाएं, वे खुद को खिलाड़ी समझने लगें, वे खुद इसके गुलाम हो जाएं। मुझे इस गुलामी से चिंता है, क्योंकि बहुत सारे इंटरेक्शन जो दिखाई देते हैं हमें बार बार पता लगता है कि वो फेक है, हमें दिखाई देता है कि वो स्क्रिप्टेड है, हमें दिखाई देता है कि बार बार वो उन बाउंड्री लाइंस को टच करने और क्रॉस करने की बात कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी लगातार बाउंड्रीज की तरह डिफाइन करती है। मोरालिटी की बाउंड्रीज हैं और जो वेलबींग की बाउंड्रीज हैं उन्हें। लेकिन ये शोज बार बार उन्हें ट्रांजेंट करते हैं या उनके साथ खेलते हैं, उन सीमाओं पर बार बार पहुंचते हैं जहां ये कहना मुश्किल हो जाता है कि क्या मोरल है, क्या इमोरल है। क्योंकि कई मामलों में ऐसा लगता है कि जो समाज में चल रहा है वही तो रियलिटी शोज में दिखाई दे रहा है। एक तरह का एक पूरा सिद्धांत है जो कहता है कि ये सोशल मिरर है। लेकिन सच्चाई क्या है? ठीक उस स्टेज से जब ये तय किया जाता है कि कौन कौन इन रियलिटी शोज का हिस्सा बनेगा, तब से लेकर अंत में कौन विजयी होगा तक लगातार स्टीरियोटाइप्स काम कर रहे होते हैं, आइडेंटिटीज काम कर रही होती हैं और उनके कॉन्फ्लिक्ट काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि कौन कौन लोग साथ साथ रह रहे हैं, ये पूरा पैकेज है जो दिखाता है जेंडर रोल क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, स्टीरियोटाइप्स क्या हैं, आइडेंटिटी की फॉल्ट लाइंस क्या हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस housemates under 24/7 surveillance is something I want you to think very carefully. क्योंकि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो हैं, परफॉर्मेटिव मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी का सवाल जो है, क्लास का सवाल जो है, सबका सब इसका हिस्सा बनता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। रॉ रियलिटी के नाम पर आपको जो कुछ भी परोसा जाता है उसे आप बहुत चाव से डाइजेस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि सामने जो चीज दिखाई जा रही है वो एक क्यूरेटेड परफॉर्मेंस है, वह उसके अंदर समाज के जो
बायसेस हैं, पूर्वाग्रह हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आक्रामकता बिकती है, इसलिए आक्रामकता दिखाई दे रही है। झगड़े और टकराव बिकते हैं, इसलिए झगड़े और टकराव दिखाए जाते हैं और प्रवोक किए जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं। और इस तरह की आक्रामकता और टकराव का जो एक ड्रामा तैयार होता है, आप उसके हिस्से बन जाते हैं। मेरी चिंता इस रोग से है, मेरी चिंता इस बीमारी से है कि कब आप उसका हिस्सा बन जाते हैं लगातार, आपको पता नहीं लगता। और इस तरह का ये जो पूरा का पूरा तमाशा है, ये एक मेन स्ट्रीम चीज बन जाता है, मुख्य धारा बन जाता है। ऐसे में हम खुद सब सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, मीडिया का हिस्सा हैं। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है, उठना भी चाहिए, कि इसके पीछे की एथिक्स क्या है। क्या ये जो शोज हैं, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। हम लोग उसे कन्फ्रंट करने से क्यों पीछे हट जाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले समय एक बार इसी किस्म के, इसी प्रजाति के एक शो में जब रणवीर इलाहाबादिया वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तब लोग चौंके थे कि ये शायद बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि हम लगातार इस तरह के कंटेंट को बहुत सारा कंज्यूम करके वैलिडिटी दे रहे होते हैं कि शायद ये एक्सेप्टेबल है। क्योंकि आप देखिए ना, आप व्यूअरशिप देखिए, एंगेजमेंट देखिए, सोशल रीच देखिए, ये तमाम चीजें बताती हैं कि वास्तव में समाज में इन्हें लेकर एक तरह का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। ये एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां वह मुश्किल सवाल खड़ा होता है, इज इट हेल्दी? क्या यह करना एक अच्छी चीज है, स्वस्थ चीज है? क्योंकि जो आर्गुमेंट दिया जाता है, अरे सिर्फ शो है, लोग जानते हैं कि सेमी स्क्रिप्टेड है या स्क्रिप्टेड है। दर्शक जो हैं वो फैंटेसी और रियलिटी को अलग करने की एबिलिटी रखते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन समझिएगा, जब ये बार बार एक्सपोजर दिया जाता है, जब ये बार बार इस तरह की चीजें दी जाती है जो आप कह रहे हैं फैंटेसी है, लेकिन ये बार बार दिखाया जाता है, तो ये इसको नॉर्मलाइज करता है और लोग दरअसल इस फैंटेसी को रियलिटी या कम से कम डिजायर्ड रियलिटी जरूर मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और अगर सारी चीजें सेंसेशनलिज्म ही लेंस बन जाएगा, जिससे सारी चीजें देखी जाएंगी, रिश्ते भी देखे जाएंगे, संघर्ष भी उसी से समझने की कोशिश की जाएगी, आइडेंटिटी भी उससे देखी जाएगी, तब इसका मतलब है कि एवरीथिंग बिकम स्क्रिप्टेड। प्रोड्यूसर्स को तो क्लियरली पता है, उन्हें मालूम है कि इस शो का पर्पस है लोगों को प्रोवोक करना, टकराव दिखाना, वोटिंग दिखाना, धोखे दिखाना, भावनात्मक रूप से भरे हुए जो इमोशनल टास्क हैं वो दिखाना, क्योंकि वो जानते हैं कि दरअसल कॉन्फ्लिक्ट्स बिकते हैं। आउटरेज, केओस, ड्रामा, ये सब जो चीजें निकलती हैं, इससे वो बिकती हैं। मेरी चिंता ये है कि अगर समाज के तमाम ये वाले जो इमोशंस हैं वो एकदम हाइपरबोल में ही रहेंगे, तब आप लोग वास्तव में जो सटल चीजें होंगी उन पर रिएक्ट करने की स्थिति में बचेंगे भी या नहीं। क्योंकि अगर हम इंसान के किरदार को समझने लगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर टकराव मनोरंजन बन रहा है, तो फिर मोरालिटी के सवाल, डिसेंसी के सवाल और पॉलिटिकल करेक्टनेस के सवाल शायद नजरअंदाज हो जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे उसी तरीके से देखें जिस तरीके से 1984 दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो कैद में बंद लोग हैं वो नहीं है जो शो का हिस्सा हैं। कैद में करोड़ों लोग हम बंद हैं, क्योंकि हम उसका हिस्सा बनने को आतुर हैं। हम दरअसल तय करना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि हम इस मनोरंजन को कंज्यूम कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि ये शोज आपको कंज्यूम कर रहे हैं। ये सिर्फ मनोरंजन का सवाल नहीं है, आप लोगों को जज करने में आनंद ले रहे हैं, आप लोगों को परेशान देखने में आनंद ले रहे हैं, आप लोगों को लड़ते देखने में आनंद ले रहे हैं। आप कुल मिला के उस कल्चर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जहां ह्यूमैनिटी जो है वो गायब हो रही है, जहां पर जो एम्पैथी है वो धीरे धीरे गायब हो रही है। ये सिर्फ हमारे और आपके केवल देखने वाला मामला नहीं है। मेरी ज्यादा चिंता है कि आपको सोचने से रोकने वाली चीज है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज द क्रिटिकल थिंकिंग जो गायब होती है। इसलिए माई रिक्वेस्ट कि डोंट बी पार्ट ऑफ द वॉयरिज्म। आप सिर्फ न देखकर भी प्रतिरोध कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ इतना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रतिरोध कम से कम उन बिलियन वॉच मिनट्स को तो कुछ कम करेगा, एंड दैट विल बी अ प्रोटेस्ट इन इटसेल्फ।